हेलो, नमस्कार मेरे दोस्तों, सब लोग कैसे हो? बढ़िया चल रही है पढ़ाई ठंड में, मज़े में, हैं? जितना पढ़ा रहे हो उतना रोज़-रोज़ रेगुलर क्लासेस लेते रहो, बस ज़िंदगी सेटल रहेगी। 1 घंटा 40 मिनट की क्लास होती है, मस्त रोज़ पढ़ो, निरंतर प्रयासम सफलताम, निरंतर प्रयासम सफलतम, ठीक? हमको संस्कृत आती नहीं है, तो इतनी सी समझो, ठीक है? तो थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो रोज़, हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट कवर होते रहेंगे, ठीक है? हिस्ट्री, पॉलिटी दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इसीलिए कह रहे हैं दोनों को थोड़ा-थोड़ा 20-20 मिनट रोज़ थोड़ा-थोड़ा पढ़ते रहो। मुझे पता है सुबह उठ नहीं पाते होगे, तो जितनी देर उठ पाते हो उतनी देर से पढ़ना शुरू करो, ज़्यादा मत सोया करो, सर में दर्द होने लगता है, ठीक है? चलो पढ़ाई करते हैं अपनी। हम लोगों ने कल मैंने बताया था चीजों को कैसे क्या हुआ था, संविधान के निर्माण के लिए क्या बैठी थी, मीटिंग बैठी थी, रिजल्ट्स होने थे, चुनाव होने थे। 389 सीट्स में हमने ब्रिटिश क्या किया था बेटा, संविधान का निर्माण चल रहा था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा था। क्या चल रहा था? मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इतना काम हम लोगों का चल रहा था। 3 स्टेट्स थे, ठीक है? ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट एंड कमिश्नरी एरियाज। क्या हुआ था कि क्लीमेंट इटली जब प्रधानमंत्री बने थे, कहाँ के प्रेसिडेंट बने थे, कहाँ के, ब्रिटेन के, तो उन्होंने क्या भेजी थी वहां से, क्या भेजे थे, 3 लोग भेजे थे। उनका नाम भी मैंने आपको बताया था, पैथिक लॉरेंस हो गए, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स हो गए, एवी अलेक्जेंडर हो गए। इन 3 लोगों को भेजा था। इन 3 लोगों ने 3 प्रावधान दिए थे। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी अपने देश की नहीं जानी चाहिए, देश का विभाजन नहीं होना चाहिए, संविधान का निर्माण करिए, तीसरी बार जब तक संविधान नहीं बनता अंतरिम गवर्नमेंट का निर्माण करिए, जो है परमानेंट नहीं, नॉन परमानेंटली, ठीक है? नॉन परमानेंट मतलब अस्थायी रूप से कुछ दिनों के लिए, जब तक आपका संविधान नहीं बन रहा है, करिए। उसके बाद ये हुआ था, ठीक है? क्या हुआ था? ब्रिटिश प्रोविंस, थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लो भाई, तीसरा दिन है आज, भूल सकते हो। ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, जो क्या थे, संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, उस समय का आज का चेन्नई है, ये सारे क्या थे? ब्रिटिश प्रोविंस थे। प्रिंसली स्टेट्स कितने थे बेटा? 600 से ज्यादा थे। प्रिंसली स्टेट्स क्या थे? 600 से ज्यादा थे। कमिश्नरी एरिया सीमित थे, 4 थे, ठीक है? ये 600 से मोर देन 600 कितने थे बेटा? मोर देन 600 थे। क्या थे ये? मोर देन 600, ठीक है? मोर देन 600 थे। और इनकी तो क्या ही बात करें, लिख लेते हैं। संयुक्त प्रांत जो आज का यूपी है, ठीक है? बॉम्बे, प्रोविंस कहो इसको, यूनाइटेड स्टेट नहीं, प्रोविंस, ठीक है? बॉम्बे था, मद्रास था, ठीक है? और मध्य प्रांत यानी कि एमपी, जो आज का है मध्य प्रदेश, ठीक है? मध्य प्रांत बहुत सारे थे, मैंने कुछ ही लिखे हैं, बहुत ही ज्यादा थे, ठीक है? प्रिंसली स्टेट्स में से कुछ का नाम लिख लेते हैं, जैसे राजस्थान हो गया, ठीक है? जैसे राजस्थान हो गया, और भी बहुत सारे थे, वो सब मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं बार बार रिवीजन नहीं कराऊंगी उसका, ठीक है? उसको आप लोग खुद सेल्फ स्टडी करिए और रेगुलर वीडियोस रिवाइज कर करके देखिए। 4 में कौन थे? कुर्ग था, बलूचिस्तान था, दिल्ली था, थे कि नहीं थे? ये हमने बता दिया था, बार बार नहीं लिखूंगी। अब आगे डिस्कस करते हैं। हमने बताया था कि इनका क्या किया गया था, ब्रिटेन ने क्या किया था, 3 लोगों को भेजा था, ठीक है? 3 लोगों को भेज करके उन्होंने कहा था कि 3 प्रावधान दिए थे, उसके अनुसार क्या हो गया, आप अपने संविधान सभा का निर्माण करिए। ये बातें मैंने बताई थी। उसके बाद जब क्या हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, फर्स्ट मीटिंग के बारे में मैंने बताया, तो उससे पहले मैंने आपसे कहा था इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन हुए थे, ठीक है? दोस्त कितनी 389 सीट्स में पूरे देश को डिवाइड किया गया था। क्या किया गया था? 389 सीट्स में पूरे देश को डिवाइड किया गया था। किया गया था कि नहीं किया गया था? जिसमें से 292 क्या थी? ब्रिटिश प्रोविंस थे। 4 क्या थे? कमिश्नरी एरियाज थे। 93 क्या थी? 93 क्या थी? 93 किसको मिली थी? प्रिंसली स्टेट्स को मिली थी, ठीक है? ये बातें कल मैंने आपको बताई थी। उसके बाद जब ये इलेक्शन हुए थे तो पहली मीटिंग बैठी थी, लेकिन परिणाम कल मैंने डिस्कस नहीं किए थे।
परिणाम डिस्कस नहीं किए थे। 4 क्या थे बेटा? 4 कमिश्नरी एरियाज थे। 4 सीटें किसको मिली थी? कमिश्नरी एरियाज को मिली थी। ठीक है, लिखो। चलो अब आगे बात करते हैं। मैंने बताया था रिजल्ट के बारे में, मैंने नहीं बताया था। अब चलो इलेक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? प्रिंसली स्टेट में जो है इलेक्शन कराना संभव नहीं था, क्योंकि वो एक अपना अलग अलग राज्य थे जहाँ पे राजा बैठे हुए थे। छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, वहां पर राजा बैठे हुए थे। तो क्या था, हम चाहते थे कि एडल्ट सफ्रेज के सिस्टम पे क्या करें? एडल्ट सफ्रेज का मतलब समझते हो? वयस्क मताधिकार। मतलब ये बात हुई बेटा, हम लोग क्या चाहते थे कि वयस्क मताधिकार के अनुसार इलेक्शन हो जाए। एडल्ट सफ्रेज यानी कि बेटा ये होता है वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफ्रेज सिस्टम, जिसमें सबको वोट करने का अधिकार हो, जिसमें सबको वोट करने का अधिकार। लेकिन ये करा पाना संभव नहीं था। क्यों नहीं था? क्या यहाँ पे इलेक्शन हो सकते थे? क्या यहाँ पे इलेक्शन हो सकते थे? तो नहीं हो सकते थे, क्योंकि इनको तो अनुमति दे दी गई, भाई हमने आपको 93 सीट दी है, अब आप मनोनीत करिए, उसमें जो करना है आप अपने अनुसार करिए। यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों जगह पे कुल मिलाकर क्या हो गया था? 292 प्लस 4 296 सीटों पे केवल क्या हो सकते थे बच्चा? इलेक्शन हो सकते थे। क्या हो सकते थे? इन पे वयस्क मताधिकार से नहीं हो सकते थे। इलेक्शन तो हो सकते थे लेकिन वयस्क मताधिकार से नहीं हो सकते थे। मैंने कल विधानसभा के बारे में इसीलिए डिस्कस किया था, क्योंकि मैं ये बताना चाहती थी कि वयस्क मताधिकार से अगर इलेक्शन नहीं हुआ, मतलब एडल्ट सफ्रेज सिस्टम से अगर इलेक्शन नहीं हुआ, तो दूसरा तरीका क्या था इलेक्शन कराने का? तो पहले क्या होता था, आपको भी पता है, बी आर अम्बेडकर जब आए थे, बी आर अम्बेडकर जब हमारे संविधान के लिए निर्माण में, उससे पहले ही आ चुके थे ये, ठीक है, उसके निर्माण के पहले ही ये आ चुके थे वकालत की पढ़ाई करके, ठीक है। तो क्या हुआ था? छुआछूत चलती थी। इन्होंने अपने जीवन में, एक शो भी आता था, आई डोंट रिमेम्बर दैट शो, बट इनसे कनेक्ट था वो शो। तो उस शो में भी ये चीज दिखाई गई है कि मतलब ऊंच नीच बहुत ज्यादा था। क्या था? ऊंच नीच बहुत ज्यादा था। तो उस समय वयस्क मताधिकार करवाना संभव नहीं था, क्योंकि आबादी थी 30 करोड़ से ज्यादा, और इतने बड़े स्तर पर इलेक्शन करवाना मतलब बहुत सारे अरेंजमेंट करना। उस समय हम लोग के पास इतनी सुविधाएं नहीं थी। तो क्या किया गया? कुछ कहते हैं ना, कुछ उच्च स्तरीय लोगों को, यानी कि कुछ ही वर्ग थे जिनको वोट देने का अधिकार था। क्या था? कुछ ही वर्ग थे, उच्च वर्ग, कुछ ही उच्च वर्ग थे जिनको वोट देने का अधिकार था। तो उसी अनुसार वयस्क मताधिकार कराना संभव नहीं था, क्योंकि पहले तो एकता को बनाना था, छुआछूत नहीं करनी थी, सबको समानता का अधिकार निर्मित किया जाना था। तो इसीलिए मैंने पढ़ाई है, ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो उच्च वर्ग के लोगों को तब तक था कि चलो ठीक है अभी तो करा लेते हैं, क्योंकि हमें संविधान सभा का निर्माण करना, हमें संविधान की कमेटी का निर्माण करना है, संविधान सभा। तो क्या हो गया? कराए गए इलेक्शन। अब परिणाम को डिस्कस करते हैं, इन सारी चीजों को हटाते हैं और अब हम अपने क्या करते हैं? परिणाम की तरफ चलते हैं। परिणाम से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि रिजर्वेशन भी चाहिए था भाई। क्या रिजर्वेशन वाला चल रहा था कुछ? मतलब कहने का ये है बेटा कि संविधान सभा के इलेक्शन में भी क्या रिजर्वेशन होना चाहिए? क्या रिजर्वेशन चलना चाहिए था? तो भाई क्या करना था? बनाना तो था ही। उस समय हमारे पास कंपल्शन थी, मजबूरियां थी, सामने जो भी चीजें हो रही हैं, जो जनता कह रही है उसको माना जाए, जो पार्टियां कह रही हैं उनको माना जाए, क्योंकि हम अपने देश को विभाजित नहीं करना चाहते थे एट एनी कॉस्ट। वो चीजें हो गई क्योंकि दुष्ट नहीं माने और डिवीजन हो गया, लेकिन नहीं चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया बेटा? रिजर्वेशन दे दिया। अब देखो रिजर्वेशन कैसे दिया। रिजर्वेशन हमें कितनी सीटों पे देना था भाई? हमारे पास तो 296 ही सीट थी, जिन पर हमें क्या करना था?
इलेक्शन करवाना था जिसमें से भाई -4 समझ लेना कमिश्नरी एरिया, ठीक है। -4 मतलब क्यों लिखा -4 समझ गए ना भाई, 292 + 4 मतलब 296, तो मैंने इसमें 4 माइनस कर दिया, 292 बची। तो क्या हो गया, मैं टोटल 296 सीटों पे इलेक्शन करवाना था। क्या करना था हमें, 296 सीटों पे इलेक्शन करवाना था, इसीलिए रिजर्वेशन देना पड़ा। अब सुनो, रिजर्वेशन बात करते हैं, जरा लिख लो, जरा थोड़ा सा लिख लो। वैसे पूछा नहीं जाता है, बट चीजों को रिलेट करके पढ़ोगे तो याद रहेंगी, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, देखो 213 सीटें जो थी, क्या थी, जो 213 सीटें थी वो सामान्य वर्ग को दी गई। अब आपके मन में ये क्वेश्चन भी उठ गया होगा कि जो 213 सीटें, क्या ये आरक्षित सीटें थी, मतलब क्या ये रिजर्वेशन पे बेस्ड थी? तो नहीं, ये रिजर्वेशन पे बेस्ड नहीं थी। 213 सीटें दी गई, उसमें इलेक्शन कोई भी लड़े सामान्य वर्ग का। अब देखो, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये तो सॉल्व हो गया कि भाई 213 सीटें हमने सामान्य वर्ग को दे दी, कितने में से, 296 में से, ठीक है। उसके बाद हमने 79 सीट्स दी मुस्लिम वर्ग को, इनको आरक्षण मिला। मतलब एक तो पहले ही कम, उन्हों क्या ही कहूं मैं, ठीक है चलो ठीक है ना। क्या था, 79 सीट्स मुस्लिम्स को दी गई, मुस्लिम वर्ग के लोगों को आरक्षण इनको दे दिया गया, ठीक है, मुस्लिम वर्ग को दी गई। 4 क्या करी गई, पंजाब के सिखों के लिए रिजर्व करी गई। क्या किया गया, पंजाब के सिखों के लिए रिजर्व कर दी गई, ठीक है। पंजाब के सिखों के लिए रिजर्व कर दी गई, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। पंजाब के सिखों के लिए 4 सीटें कवर करी गई और बोला गया कि इनको भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए, पंजाब के सिखों को भी, ठीक है। चलो, यहाँ सामान्य वर्ग हो गया, यहाँ 69 हो गया, यहाँ यह। अब बात करते हैं परिणाम की। किसकी डिस्कशन करते हैं बेटा, परिणाम की। परिणाम का डिस्कशन करते हैं, आप समझते हैं परिणाम के बारे में। चलो, रिजर्वेशन दिया गया, अब बात करते हैं रिजर्वेशन के अनुसार क्या परिणाम आए, रिजल्ट्स क्या है, डिस्कशन रिजल्ट्स पे करते हैं, परिणाम, ठीक है। तो बेटा परिणाम क्या आए थे, इन्होंने सामान्य वर्ग में क्या हुआ था, 208 सीटें आईएनसी ने जीती, यानी कांग्रेस ने, ठीक। 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। कितनी जीत ली बेटा, 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली। अब इनको मिली थी 79, इन्होंने जीती कितनी, 73। मतलब जो इलेक्शन हुए उसके परिणाम इतने बुरे आए, इनके लिए तो बेस्ट हो गया भाई, जिनके लिए ये लड़ते थे वो भी यहाँ चले गए। तभी तो मतलब दबे शब्दों में या फिर कहा जाए तो ये कहा जाता है ना कि कांग्रेस क्या है, मुस्लिम्स की पार्टी है, कहा जाता है। कहीं ना कहीं समाजवादी को भी कहा जाता है, गठबंधन हुआ था, सब जानते हैं, इससे कोई छिपी हुई बात नहीं है। तो मैं जो है डंके की चोट पर ये कहूंगी कि हाँ, ये मुस्लिम पार्टी कहीं ना कहीं थी, इसने मुस्लिमों का सपोर्ट किया, मैं कहूंगी ये बात। मुझे डर नहीं है कि ऐसा मैंने कहा, ये करती थी सपोर्ट, इसने किया, तभी इतनी ज्यादा सीटें इसको मिल गई। ये बात मैं कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कोई टीचर ये बात कहता होगा, ठीक है, कि आज कांग्रेस किसी लायक नहीं बची है। एक टाइम पे मनमोहन सिंह बने थे, लगा था उनसे उम्मीदें, तो उन्हें तो गांधी जी को कहा इंदिरा गांधी को कहा जाता था मूंग की गुड़िया, गूंगी गुड़िया, और इनको गूंगा बुढ़ा कहा जाना चाहिए था। तो ठीक है, गूंगी गुड़िया उन्हें कहा जाता था, लेकिन वो भी दबे शब्दों में सब काम उन्होंने किए। जब मैं प्राइम मिनिस्टर पढ़ाऊंगी ना, सिर्फ एक इंदिरा गांधी जी एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने अपने टाइम पर इमरजेंसी भी लगवा दी और किसी से पूछा भी नहीं। वो ऐसी लेडी जो है सामने आई थी, ठीक है, ऐसी लेडी वो हम लोग के सामने प्रस्तुत हुई थी, जिनकी मतलब वो जब बैठती थी तो ऐसा लगता था कि मतलब इंदिरा गांधी जो है दिखती कुछ और है और है कुछ और, वही हाथी के तरह दिखाने के और खाने के और। प्यार से कुर्सी पे तो बैठी। अच्छा चलो, कुर्सी पे बैठने से याद आया बेटा, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, क्या हुआ था, जरा अपने दिमाग पे जोर डालो और बताना। 24 जनवरी 1950 को जनगण मन
जनगण मन कहाँ गाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गाया गया था। 24 जनवरी 1950 के दिन, 24 जनवरी 1950 के दिन रवीन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जनगण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया था। समझ आया? दूसरी बात, ये डेट वो डेट भी है जिस शख्सियत के बारे में मैं अभी बात कर रही थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी इसी दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे पहली बार बैठी थी। पहली बार इसी दिन वो कुर्सी पे अपनी बैठी थी। मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ। चलिए, मैं इनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ, तो मुझे इनके बारे में बात करना अच्छा लगता रहता है। एक तो पहली बात तो ये लेडी, दूसरी बात इतनी प्रभावशाली थी ये कि 100 जो है 100 आदमियों की एक कड़ी और एक लेडी अकेले विवाद करती थी, और अपनी डंके की चोट में, मतलब कहने, हम आपसे क्या कहें इस बात के बारे में, ये बहुत निडर थी। किसी चीज से ये डरती नहीं थी, किसी चीज से। किसी चीज को अगर इन्होंने गलत किया भी है ना, तो उसको इन्होंने सुधारा भी। तो ये हमारे, मैं इनको अपना आदर्श मानती हूँ एट सम प्लेसेस, ठीक है, कुछ जगहों पर। ठीक है, इंदिरा गांधी जी पहली बार इसी दिन अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठी थी। 24 जनवरी 1950 को नहीं, 24 जनवरी भाई। इस समय जब हुआ था तब तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे हमारे प्रधानमंत्री। समझ आई बात? तो वहां मत चले जाना, इससे रिलेट मत कर देना इनको। है, ये कैसी मैम ने बात बता दी? तो भैया गलत मत समझ लेना हमें। दूसरी बात, बालिका दिवस, बालिका दिवस, गर्ल्स, ठीक है, बालिका दिवस भी था कल। ठीक है, ठीक है। तो 24 जनवरी के बारे में कुछ बातें जानी। देखो, हम अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, आप लोगों से बातें करना अच्छा लगता है मुझे। ठीक है, तो 73 सीटें इन्होंने जीती। कितनी में से? 79 में से। बची कितनी? 6 सीटें बची। 6 3 9 होता है, बची 6 सीटें। अब यहाँ पर बात हो गई, जब इतना हो गया तो उसमें से क्या हुआ? 15 सीटें बची। टोटल 15 सीटें बची। 15 सीटों में क्या हुआ? कुछ पार्टी थी, छोटी मोटी पार्टीज थी, उन्होंने कुछ सीटें जीती। 15 में से 7 पार्टियों ने जीती। छोटी पार्टीज जो थी, जिनका नाम नहीं था, मतलब नाम तो था लेकिन इतने उभर के सामने नहीं आई थी, तो 7 सीटें कुछ पार्टियों ने जीती। उसमें से बची 8 सीटें किसने जीती बेटा? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, मतलब निर्दलीय, जो निर्दलीय, किसी पार्टी से नहीं, अपने उससे लड़ रहे थे, निर्दलीय कैंडिडेट, जिनको कहते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। ये सब याद करने वाली चीजें हैं। इतनी इन्होंने जीती। ठीक है, परिणाम ये आए थे। अब इसके बाद की कार्रवाई शुरू होती है। तभी पहली मीटिंग बैठी थी। हमने पहली मीटिंग पहले डिस्कस कर दी थी ना, मैंने कहा था इलेक्शन के बारे में कल समझाऊंगी, तो आज समझो। ठीक है, ये परिणाम आए थे। इस परिणाम के अनुसार अब देखो इसके प्रभाव कितने खराब पड़े थे। पढ़ा, थोड़े बहुत छोटी 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 चीजें हैं, वो बहुत बाद में आएगा, मैं भी समझाती हूँ। ठीक है, रिजल्ट आज लिया, सब कुछ समझ लिया, अब आगे डिस्कस करते हैं। बेटा क्या हुआ था, जब रिजल्ट आ गए तो पहली मीटिंग बिठाई गई। क्या किया गया? पहली मीटिंग बैठाई गई थी। ठीक है, क्या किया गया था? पहली मीटिंग बिठाई गई। फर्स्ट मीटिंग कब बैठी थी बताओ? अच्छा, जब इलेक्शन के परिणाम आ गए तो क्या हुआ था? पहली मीटिंग बिठाई गई थी। फर्स्ट मीटिंग में क्या था बेटा? जरा फर्स्ट मीटिंग की डेट बताना जरा। मैंने कहा था ना, पहला अधिवेशन, फर्स्ट मीटिंग की डेट क्या थी? 9 दिसंबर 1946 थी। क्या थी? 9 दिसंबर 1946 थी। इसमें 3 क्या किए गए थे? तब क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। पहले कौन थे? पहले कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। समझो, सच्चिदानंद सिन्हा, इनके बारे में कल मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता दिया मैंने। ये किसके स्पीकर के रूप में चुने गए थे भाई? ये यानी स्पीकर, चेयरमैन, बड़े से सिंहासन की कुर्सी में बैठ के इंस्ट्रक्ट करता है, आप चुप रहिए, डम डम डम, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, केवल कान में हेडफोन्स लगाए बोलते रहते हैं, वही स्पीकर। ये अस्थायी बने थे, नॉन परमानेंट। ठीक है, अस्थायी बने थे। ठीक है, स्पीकर बने थे। दूसरे थे एच.सी. मुखर्जी। ये क्या थे? ये चेयरमैन थे, ये उपाध्यक्ष थे। मतलब ये अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष। चेयरमैन स्पीकर एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं बी एन राव।
BN राव। BN राव क्या बने थे? संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने थे। क्या बने थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने थे। इनके बारे में कल बताया था कि नहीं बताया था हमने आपको? ये सारी बातें कल बताई थी ना, वही है। रिवाइज मैंने इसलिए कराया ताकि ये समझाऊं तो अच्छा लगे पढ़ने में, ठीक है। ये क्या बने? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बन गए, ठीक है। क्यों बनाया गया इन्हें? क्योंकि ये अमेरिका में रह के भी काम कर चुके थे, ठीक है। और प्लस ये क्या थे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ भी काम कर चुके थे। कहाँ काम कर चुके थे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के साथ भी ये काम कर चुके थे। तो पहली मीटिंग इस समय हुई। क्या हुआ इस पहली मीटिंग के अनुसार? जब इस पहली मीटिंग के बाद ये डिसाइड हुआ कि अब आगे काम कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद एक दिन की छुट्टी करी गई। पहली मीटिंग संविधान सभा की शुरू हो गई। इलेक्शन के बाद पहली कार्रवाई हुई और इनको कुछ कार्य सौंपे गए अस्थायी रूप से और कहा गया अब आप लोग देखिए कि आगे क्या करना है। अब आप लोग देखिए कि आगे क्या करना है। इसको पढ़ा रहने दो, इधर आ जाओ। अगली मीटिंग हुई 11 दिसंबर। 11 दिसंबर सन वही, 11 दिसंबर सन वही। अगली मीटिंग में इन लोगों ने परमानेंट स्पीकर, चेयरमैन, अध्यक्ष किसको बनाया? पता है? परमानेंट स्पीकर, चेयरमैन, अध्यक्ष कौन बने थे दूसरी मीटिंग, दूसरे अधिवेशन में? परमानेंट कार्रवाई राजेंद्र प्रसाद। इन्होंने चंपारण सत्याग्रह हुआ था तब इन्होंने पार्टिसिपेट किया था और तभी इनकी गांधी जी से मुलाकात हुई थी। उससे पहले ये शिक्षक थे और उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने थे। तभी ये सामने आए थे। जयशंकर प्रसाद जी, ये भी बहुत अच्छे जाने जाते हैं, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे ये, ठीक है। इनके बारे में जानो, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? चंपारण सत्याग्रह में सामने आए थे और कुछ स्वतंत्र आंदोलन में भी इन्होंने हिस्से लिए थे, जिसके अनुसार ये जाने गए। गांधी जी से इनकी मुलाकात चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुई थी। काफी चीजें हिस्ट्री से रिलेट करवा रही हूँ मैं। इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी। उसके बाद, उससे पहले ये क्या थे? टीचर थे। क्या थे? प्रधानमंत्री से पहले ये टीचर थे। क्या थे? टीचर थे, ठीक है। एक स्कूल के शिक्षक थे ये, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे क्या बन गए? परमानेंट स्पीकर और चेयरमैन बन गए, ठीक है, बन गए। अब अगली कार्रवाई क्या होती है? अगली कार्रवाई यहां तक हो गई। चीजें थोड़ी बहुत शॉर्ट हुई। शॉर्ट होने के बाद में एक दिन की छुट्टी करी गई। एक दिन की छुट्टी के बाद में 13 दिसंबर को फिर मीटिंग हुई। अब देखो, समझते चलो कैसे कैसे चीजें हुई। यहाँ पर नॉन परमानेंट की बात हुई। नॉन परमानेंट के बाद यहाँ परमानेंट की बात हुई। मतलब इन्होंने इन्हें दामोदार दिया, ठीक है। आगे संविधान सभा को कैसे चलाना है, ठीक है। इसको हटा देती हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने कल भी लिखा था। इसको हटा करके मैं अब बात करती हूँ 13 दिसंबर को ऐसा क्या हुआ। 2 दिन बाद, 2 दिन बाद एक बहुत बड़ी चीज से मैं अभी नाम लेने वाली हूँ और सुन के वो आप लोगों को क्या होगा, बड़ा ही अच्छा लगने वाला है ना। चल अब आगे बात करते हैं। छोटे छोटे बच्चों की तरह पढ़ते हो तुम लोग, हैं। सेकेंड मीटिंग हुई। सेकेंड मीटिंग के बाद थर्ड मीटिंग, थर्ड अधिवेशन हुआ। थर्ड अधिवेशन कब हुआ? 13 दिसंबर को हुआ। 13 दिसंबर 46, 1946, अंडरस्टूड हो जाना। इस दिन क्या हुआ देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए। उन्होंने क्या रखा सामने? पहले नाम सुना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। क्या रखा इन्होंने संविधान सभा के समक्ष? क्या रखा? देखो क्या रखा भाई। और जरा बताना, ये हमने कुछ पढ़ाया सा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये जरा बताओ तो हमको। उद्देश्य प्रस्ताव रखा। क्या रखा? क्या रखा बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव का क्या उद्देश्य था? कि हमारे संविधान का रूप कैसा होगा। नींव देखो शुरू हो गई। अगर मैं ये बात आपको पहले नहीं बताती तो समझ नहीं आती, पढ़ने में मजा भी नहीं आता। तो
मैम बड़ी चालाक है, पहले समझाती हैं फिर पॉइंट पे आती हैं, ऐसे ही करेंगी मैम, टेंशन ना लेना बिल्कुल। मस्त पढ़ाएंगी, मस्त समझाएंगी, आराम से धीरे 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 सब आ जाएगा, 1 साल में तुम लोग महारत हो जाओगे एकदम पॉलिटी में। चलो क्या हुआ, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लेके आए और इन्होंने कहा कि हमारे देश का जो संविधान होगा वो हमारे द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 से क्वेश्चन बनता है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखा गया, तो 13 दिसंबर 1946 को रखा गया। ठीक है, और इसमें ये डिसाइड हुआ कि हमारे संविधान का जो रूप होगा, स्वरूप होगा, वो कैसा होगा, इसके अनुसार होगा। कैसा होगा बेटा, इसके अनुसार होगा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में इन्होंने, मैं पढ़ा चुकी हूँ, ऊपर से थोड़ा सा और बताऊंगी, उसको सुनना, सुनो उसको। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने रखा और उद्देश्य प्रस्ताव में इन्होंने 3 बातें कही। उद्देश्य प्रस्ताव में इन्होंने 3 बातें कही और उन्हीं 3 बातों को प्रेशराइज करके कहा कि हमारे संविधान का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, अब देखो, ये सुनो। पहला, गणतंत्र या फिर गणराज्य, यानी कि रिपब्लिक। ठीक है, रिपब्लिक होना चाहिए। मतलब कहने का छोटा सा ये है बेटा कि गणतंत्र का मतलब ये होता है कि हमारे भारत का सिटीजन, मतलब हमारे भारत का नागरिक जो होगा वो ये डिसाइड करेगा कि हमारे देश में हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा। मतलब हमारे देश में हेरिडेटरी फॉर्म नहीं चलेगा, वंशानुक्रम नहीं चलेगा। समझ आई बात? यही बात इन्होंने कही कि इसका अधिकार हमारे सिटीजन्स के पास होगा। किसके पास होगा? सिटीजन्स के पास होगा। सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स के पास होगा। वो चुनेंगे हमारे देश के हेड ऑफ द स्टेट को, मतलब हमारे देश के प्रमुख को, प्रधान को चुनने का अधिकार हमारे सिटीजन्स के पास होगा। गणराज्य होगा, मतलब हेरिडेटरी फॉर्म नहीं चलेगा। यहाँ पर राज्य वही करेगा जो हकदार होगा। सुपर 30 देखो, समझ आएगा, अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, है ना। तो ये चीजें समझ आई, सिटीजन्स के सिटीजन होंगे। उसके बाद में कहा कि हमारे संविधान को पावर किससे मिलेगी, मतलब शक्ति का स्रोत क्या होगा हमारे संविधान का। 3 बातें कही थी इन्होंने, हमारे संविधान का शक्ति का स्रोत क्या होगा, संविधान के शक्ति का स्रोत बताओ। अच्छा, क्या है, संविधान को शक्ति किससे प्राप्त होती है, पावर ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन किससे प्राप्त होती है, पावर बताओ जरा। बड़ा प्यार से मैंने ये बातें सारी बताई थी भाई, बेइज्जती मत कराओ। कौन थी? पीपल ऑफ इंडिया, हमसे मिलेगी भाई। सिटीजन कौन? हम। अधिकार किसको? हमें। सोवरेन कौन? हम। प्रियम्बल का पहला प्रस्ताव पीपल ऑफ इंडिया क्या बात कहता है, सबसे ज्यादा संपन्न कौन? हम लोग संपन्न है। तो अधिकार किससे मिला हमारे संविधान को? हमसे मिला, हम अधिकार देते हैं उसे। हम इस चीजों को फॉलो करेंगे तभी हमारे देश में कैसे गणराज्य होगा, हमारा देश कैसा होगा, गणराज्य होगा। हम देश के प्रधानमंत्री, हम देश के हेड ऑफ द स्टेट को चुनेंगे। हेड ऑफ द मतलब प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, कंफ्यूज मत होना, प्रधानमंत्री हम लोग ही चुनते हैं। क्या करते हैं, बहुमत से सरकार बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? कुछ ये सब जब प्रेसिडेंट पढ़ाऊंगी तब पूछूंगी मैं तुम लोगों से ये बात कि बेटा ये बताओ कि ये जो होता है हेड ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का जो चुनाव होता है वो कैसा चुनाव होता है, प्रत्यक्ष कि अप्रत्यक्ष? तब पूछूंगी मैं। समझ आया? समझ आई कि नहीं बात आई? ठीक है, अभी समझो यहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया से, पीपल ऑफ इंडिया क्या है, संविधान का स्रोत, मतलब संविधान की शक्ति का स्रोत कौन है, पीपल ऑफ इंडिया है। ये 3 उद्देश्य इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में रखे। अब जब ये बातें हो गई, ठीक है, ये सारी बातें हो गई, ठीक है, अब इसको हटाऊं, मैं इसको हटा देती हूँ, ठीक है। अब ये सारी जब बातें हो गई बेटा, अब बात ये आई अनुमति लेने की कि भाई हमारी राज्यों की विधानसभाओं या लोगों से अनुमति, क्योंकि हम लोग जो भी कार्य कर रहे थे वो लोगों की सुविधा के लिए कर रहे थे। क्या हो रहा था, जो भी ये कार्य चल रहे थे वो लोगों की सुविधा के लिए चल रहे थे। तो क्या हुआ, 18 दिसंबर को
क्या हो गया था, वोटिंग टाइम शुरू होता है। कब शुरू होता है, इसके बाद थोड़े दिन की छुट्टी करी गई और कहा गया 18 दिसंबर को मिलते हैं, और 18 दिसंबर को वोटिंग टाइम शुरू हुआ। किस बात का वोटिंग टाइम, संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को वोट देने थे कि इसके अनुसार हमारा संविधान, क्या ये जो उद्देश्य है ये सही है कि नहीं सही है, इस बात के लिए हमें करानी थी वोटिंग। क्या करानी थी, वोटिंग। और वोटिंग होनी कैसे थी बेटा, जो हमने इलेक्शन कराए थे उनसे चुनित लोग वहां पर आएंगे, अपना अपना वोट डालेंगे, अपनी अपनी बात को रखेंगे और उस पे सहमति जताएंगे या असहमति जताएंगे। तो हो क्या रहा था, अब देखो यहाँ पे वोटिंग टाइम शुरू हो चुका था, थोड़ी वोटिंग टाइम शुरू हो चुका था। और वोटिंग जब शुरू हुआ बेटा, तो क्या हो गया था, वोटिंग टाइम जब शुरू हुआ तो वोटिंग टाइम में क्या हो रहा था कि वहां पर बहुत कम लोग पहुंच रहे थे। देखो मैं अगर बात करूं फैक्ट डाटे की, तो फैक्ट डाटा नहीं है हमारे पास। तो जब वोटिंग टाइम हो रहा था तो आईएनसी से लोग पहुंच रहे, 208, 209, 210, 211। एक्यूरेट डाटा इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि किसी भी किताब में एक्यूरेट डाटा नहीं दिया है, अनुमानित डाटे हैं कि हाँ 200 के अबव लोग पहुंच रहे थे, 200 के अबव लोग पहुंच रहे थे। तो इसी के अनुसार हर किताब में आपको ऊपर नीचे मिलेगा, इसलिए मैंने 4 डेटें लिखी हैं। 4-5 डेटे में से कोई एक डेट तो होगी ही होगी, हर किताब में कुछ ना कुछ अलग ही मिलेगा, इसलिए मैंने 4 डेट्स लिखी हैं, मतलब 4 चीजें 4 डिजिट लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इतने लोग कौन से थे, ये आईएनसी के थे, केवल यही लोग पहुंच रहे थे, आईएनसी के थे ये लोग, और केवल यही लोग क्या हो रहे थे, वहां प्रेजेंट हो रहे थे। क्या हो रहे थे बेटा, यही लोग प्रेजेंट हो रहे थे। मुस्लिम लीग प्रेजेंट नहीं हुई, मुस्लिम लीग से कोई नहीं पहुंच रहा था। अब देखो इसके परिणाम, क्यों इलेक्शन में एक्चुअली क्या हुआ था, पहली बात तो इनकी मांग थी, इन्होंने मुस्लिमों के लिए काफी लड़ाई करी कि मुस्लिमों को अधिकार मिलना चाहिए, इस्लामिक धर्म को मान्यता मिलनी चाहिए, ये लड़ते थे, लेकिन फिर भी इलेक्शन में बहुत कम सीटों से जीते। 73 सीटें इनको मिली, जिससे ये बहुत ज्यादा निराश थे, बहुत ज्यादा असंतुष्ट थे। इन्होंने कहा मेरी बात तो वैसे भी किसी को नहीं मान रही, मैं कह रहा हूँ अलग देश बना दो। ये लोग कह रहे थे अलग देश बना दो, ठीक है, हमें रिजर्वेशन दो, लड़ रहे थे, चीजें कर रहे थे। इनको लगा कि इनकी बात तो कोई मानेगा नहीं, तो ये क्या थे, इन्होंने संविधान सभा को बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार करना शुरू कर दिया। किसका, संविधान सभा का। किसका बहिष्कार किया इन्होंने, संविधान सभा में पहुंचते ही नहीं थे ये लोग इतने चंट थे कि ये लोग पहुंचते ही नहीं थे वहां पे, कि ठीक है कि आप हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के साथ सहमत हैं या नहीं है। संविधान सभा में इस बात के लिए सहमति ये लोग जताने नहीं आते कि संविधान सभा का, संविधान का निर्माण कैसी के अनुसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पहुंचते ही नहीं थे वहां पे। इन्होंने कहा ठीक है मत पहुंचो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ना ये पहुंचते थे, ना प्रिंसली स्टेट्स पहुंचता था, ना प्रिंसली स्टेट्स पहुंचते थे। प्रिंसली स्टेट्स का मतलब हो गया वहां के लोगों को, जो इनको दिया गया था टारगेट कि भाई आपको इतनी सीटें दी जा रही हैं, अब आप वहां से मनोनीत करके पहुंचे। ये इसी में कंफ्यूज होकर जी रहे थे कि मुझे भारत के साथ जाना है कि नहीं जाना है। ना ये पहुंचे ना ये पहुंचे, बचे ये लोग, इन्हीं में से लोग पहुंच रहे थे, 208, 209, 210, 211, इनमें से कोई भी एक डाटा होगा, ठीक है, पहुंच रहे थे। तो हुआ क्या, कुछ दिनों के लिए समय लिया गया, समय के अनुसार ये कहा गया कि ठीक है देते हैं वक्त इनको, इनको लगेगा तो ये लोग आएंगे, इनको लगेगा तो ये लोग संविधान सभा में आकर के अपनी बात को रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, बहुत इंतजार किया, ये साल बीता, साल क्या बीता, अब अगला साल आ गया तो क्या हो गया भाई, नेक्स्ट ईयर हो गया, बहुत टाइम हो गया, ये लोग नहीं पहुंचे। तो हुआ क्या बेटा, अब देखो हुआ ये कि अब इंतजार करना बिल्कुल ठीक नहीं था। तो कहा गया ऐसा है, हम लोग कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं, जिसको आना है वो आए, नहीं आना है मत आए। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास कर दिया गया। कब, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया था 22 जनवरी 1947 में, ठीक है।